قائد اعظم खरबों रुपए के मालिक थे, मगर कैसे? कायद आजम जब अपनी अदालत के दिन कोयटा में गुजार रहे थे तो 1 सितंबर 1948 को इन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। इनके डॉक्टर इलाही बख्श ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कहा कि इन्हें जल्द कराची ले जाना चाहिए। कोयटा जैसे शहर की बुलंदी इनके लिए मौजू नहीं है। इनके खून में इन्फेक्शन भी जाहिर हुआ था और इन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। डॉक्टर्स ने बताया कि अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं है और कोई मौजज़ा ही इन्हें बचा सकता है। जब डॉक्टर्स ने इन्हें कराची ले जाने के लिए इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे कराची ले चलो, मैं वहीं पैदा हुआ था और वहीं दफन होना चाहता हूँ। इसके साथ ही इनकी आंखें बंद हो गई। इसके बाद कराची के अस्पताल में 11 सितंबर को इनकी ज़बान से कलमा तैयबा निकला और इनकी रूह परवाज कर गई। कायद आज़म अगर बानी पाकिस्तान ना होते तो भी माली लिहाज से वो इतने मुस्तहकम थे कि अपना इलाज दुनिया में कहीं भी करवा सकते थे। इनके असासों की मालियत का जायजा अगर आज के दौर से किया जाए तो इनकी हैसियत 2 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है, जो रुपयों में 3.5 खरब बनती। कायद आज़म ने अपनी वसीयत 30 मई 1939 को लिखी थी। वसीयत के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा खानदान के अफराद से मुतल्लिक है, जबकि दूसरा पाकिस्तान और भारत के कई इदारों के नाम अपनी विरासत छोड़ना है। इसके बाद कायद आज़म 9 साल तक जिंदा रहे। पाकिस्तान भी बन गया, मगर उन्होंने अपने रिश्तेदारों और तालीमी इदारों के हिस्सों में कोई कमी बेशी नहीं की। इनमें इस्लामिया कॉलेज पेशावर, सिंध मदरसतुल इस्लाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अंजुमन इस्लाम स्कूल बम्बई, अरीक कॉलेज नई दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई शामिल थे। डॉक्टर साद खान अपनी किताब में लिखते हैं कि 1900 में बतौर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इनकी तनख्वाह 1500 रुपए माहाना थी, मगर उन्होंने 6 माह के अंदर ये कहकर इस्तीफा दे दिया था कि इतने पैसे वो रोजाना कमा लिया करेंगे। फिर वो दिन आ ही गया जब इनका शुमार हिंदुस्तान के महंगे तरीन वकला में किया जाता था। उन्होंने वकालत से जो पैसे कमाए इनसे सरमायाकारी की। 1926 में बम्बई डाइनिंग, टाटा स्टील और ट्रामवे कंपनी में इनके हिस्से की मालियत 14 लाख रुपए थी, जो आज की करेंसी के हिसाब से 68 करोड़ रुपए बनती है। इस अरसे में कायद आज़म का शुमार हिंदुस्तान के चोटी के 10 सरमायाकारों में होने लगा था। इसी साल जब वो अपनी बेगम रत्ती जिन्ना के साथ छुट्टियां मनाने श्रीनगर की डल झील गए तो वहां बेगम जिन्ना ने 1 हफ्ता गुजारने के लिए तैरती कश्ती की तज़ीनो आराइश पर 50,000 रुपए खर्च कर दिए। इस जमाने में इस रकम से कराची या लाहौर के पोश एरिया में 4 कनाल का बंगला मिल जाता था। कायद आज़म इस जमाने में कराची, बम्बई, दिल्ली और लाहौर में प्राइम लोकेशंस पर इंतहाई कीमती जायदादों के मालिक भी थे। उन्होंने सबसे पहले जो जायदाद खरीदी वो बम्बई में लिटिल गिब्स रोड पर वाक़या एक बंगला था। इसके साथ 4 मंजिला इमारत मेफेयर फ्लैट नामी थी, जिसमें 8 फ्लैट्स थे। ये इमारत उन्होंने मुन्नू चहर रुस्तम जी से 33,08,000 में खरीद कर किराए पर चढ़ा दी। बम्बई में साहिल समंदर पर 15,476 मुरब्बा गज पर एक शानदार बंगला जो साउथ कोर्ट कहलाता था, उन्होंने 1916 में सर आदम जी से 1.25 लाख रुपए में खरीदा था, जिसे उन्होंने 1918 में अपनी शादी के मौका पर अपनी अहलिया रत्ती जिन्ना को तोहफे में दे दिया था। बाद में इस पर मजीद 4 लाख रुपए की लागत से इमारत तामीर कराई गई। ये जायदाद जो जिन्ना हाउस कहलाती है इस वक्त से मुकफल है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सफारती तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 3 साल पहले इसकी कीमत का तखमीना 40 करोड़ डॉलर्स लगाया गया था। जिन्ना मंजिल दिल्ली कायद आज़म ने 1938 में 1 लाख में खरीदी थी। बाद में इसको 3 लाख में फरोख्त कर दिया था। अब ये मकान हॉलैंड के सफीर की रिहाइश गाह है, जिसकी मौजूदा मालियत 12 करोड़ डॉलर है। 2.5 एकड़ पर मुहित जिन्ना मंजिल कराची उन्होंने 1943 में 1,80,000 रुपए में खरीदी थी, जो अब अजायब घर में तब्दील हो चुकी है। इसी दौरान उन्होंने जिन्ना हाउस लाहौर भी खरीदा। इसके अलावा के पास लिबर्टी मार्केट में 1.5 कनाल का कमर्शियल प्लाट, इंडस्ट्रियल एरिया में 10 कनाल का प्लाट था। कराची में भी कायद आज़म ने मलीर में 12 एकड़ का बाग नवाब ऑफ बहावलपुर से खरीदा था। कायद आज़म ने किमाड़ी में साहिल समंदर पर 20 एकड़ खरीद कर हट बनवाया। आई चंद्रीगढ़ रोड पर
تقریباً 4 کنال پر ایک کمرشل پلازا، ایک کمرشل بلڈنگ اور فریئر ٹاؤن کراچی میں 10 کنال کا ایک بنگلہ بھی قائد کی ممکنہ جائیدادوں میں سے ایک ہے۔ اسی فہرست میں سول لائن نمبر 1 میں 9 کنال کا بنگلہ بھی آتا ہے۔ قائد اعظم نے 36 برس کی عمر میں ہی مختلف کمپنیز کے حصص خریدنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے سمپلیکس مل میں 1,25,000 کی سرمایہ کاری کی۔ آپ اس مل کے تیسرے بڑے شیئر ہولڈر تھے۔ 1927 تک آپ 11 بڑی کمپنیز کے حصص کے مالک بن چکے تھے، جہاں سے آپ کو سالانہ اچھی خاصی رقم بطور منافع مل رہی تھی۔ 1943 سے 1945 کے درمیان آپ نے مختلف صنعتوں میں 8 لاکھ سے زائد کی سرمایہ کاری کی۔ بمبئی میں عظیم الشان بنگلہ ساؤتھ کورٹ تھا۔ قائد اعظم کے 12 بینک اکاؤنٹ بھی تھے، جن میں 4 برطانیہ میں تھے۔ تقسیم کے بعد انہوں نے اپنے تمام کھاتے حبیب بینک کراچی میں منتقل کر دیے، جن کی مالیت اس وقت 62 لاکھ تھی۔ 2 فروری 1948 کو آپ نے بینک سے 61 لاکھ قرضہ حاصل کیا۔ 4 اگست کو انہوں نے خرابی صحت کی بنا پر بینک سے قرضے کی منسوخی استدعا کی اور نہ صرف پورے 61 لاکھ واپس کر دیے بلکہ بینک نے 1,07,658 روپے 12 آنے کا سود بھی وصول کیا۔ قائد اعظم کی بطور گورنر جنرل ماہانہ تنخواہ 10,476 روپے 10 آنا مقرر ہوئی تھی، جس میں سے 6,112 روپے ٹیکس کٹوتی کے بعد آپ کو 4,304 روپے 10 آنا ملتے تھے۔